क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो इसमें दिया गया है कि बच्चों ने खेल खेला, बच्चों ने खेल खेला भविष्य काल का, इसमें कौन सा होगा? तो बच्चे खेल खेलेंगे, बच्चे खेल खेलेंगे, ये जो कि भविष्य काल में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा कि बच्चे खेल खेलेंगे। फिर इसके बाद दिया गया इसमें कि दिए गए विकल्पों में कोष्टक के निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प बच्चों खेल खेलेंगे, ये जो कि सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें दिया गया है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो सही स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें, इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राजपूत, राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो राजपूतानी होता है। तो राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो राजपूतानी होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, राजपूतानी। तो राजपूत का स्त्रीलिंग राजपूतानी होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्विनी होता है। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए। तो तलवार का बहुवचन क्या होगा? तो तलवार का बहुवचन तलवारें होता है। तलवार का बहुवचन क्या होता है? तो तलवारें होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। तलवार का बहुवचन तलवारें होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों कि हास्व व दीर्घ में से किस प्रकार का है? तो हास्व दीर्घ में से किसके प्रकार का है? तो ये है स्वर, स्वर ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा। हास्व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार का है? तो स्वर का है। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हास्व व दीर्घ। हास्य और दीर्घ ये जो कि दो स्वर होते हैं। पहला है कि हास्य स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा, बड़ी, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या हैं? तो ये हास्य स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर में क्या आता है? तो दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सब क्या हैं? तो ये सब दीर्घ स्वर हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है। तो उसमें व्यंजन बड़ा वाला स, ये जो कि उसमें व्यंजन है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सी वाला राइट होगा। तो इसमें उसमें व्यंजन बड़ा वाला स है। तो उसमें व्यंजन में कौन कौन से और आते हैं? तो बड़ा वाला स आता है, खटकोर वाला स आता है, छोटा वाला स आता है और है, ये जो कि उसमें व्यंजन में आते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो कौन सी है? तो पक्ष, पाक्षिक, पक्ष का पाक्षिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, पक्ष का पाक्षिक होगा। तो पक्ष, पाक्षिक संज्ञा व उनसे बनने वाले विशेषण शब्द का सम्यक युग्म है। शेष विकल्प या तो परस्पर समानार्थी हैं या विपरार्थी हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें बताना है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है, इसको बताना है। तो ये क्रिया से चलता है, क्रिया से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जायसी द्वारा
रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पद्मावत है। पद्मावत ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, पद्मावत है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा प्रसिद्ध रचना है, जो कि ये अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो भारत दुर्दशा ये किस प्रसिद्ध के द्वारा रचित उपन्यास है? तो भारत दुर्दशा ये जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है नाटक है। तो इसके भी आंसर इसमें नहीं दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, अतः इसमें उपन्यास पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? उपन्यास, लेकिन ये क्या है? तो नाटक है। इसी के कारण इसको भी निरस्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? तो चिदम्बरा, उत्तराकला, बूढ़ा, चाँद, पल्लव। तो नीचे दिए गए रचनाएं किस कवि की हैं? तो चिदम्बरा, उत्तराकला और बूढ़ा, चाँद, पल्लव ये किसके हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत के हैं। सुमित्रानंदन पंत के हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। चिदम्बरा, वीणा, पल्लव, युगांत, उत्तराकला और बूढ़ा, चाँद सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। चिदम्बरा के लिए उन्हें वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। तो खूंटियों पर टंगे लोग हिंदी के विख्यात साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1983 में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसमें एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। तो लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिनिग पेस ने हम्पी यानी कि विजयनगर को सपनों की नगरी कहा। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेवराय, जो कि ये 1509 से लेकर के 1529 तक थे, इन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना था। परंतु इस समय साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोस के बहमनी राज्यों के संघ के शासन, जो कि 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ, इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन के पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैली है। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक विख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बलि शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान पर बलि और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पर स्थित वर्तमान में एनिकोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र है। हम्पी के चट्टानी पर्वती जैसे हेमकूट पर्वत, तामडंग पर्वत, माल्यावंध पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पर्वती का नाम पंपा है। इसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया।
इसी नाम पर नगरी का नाम पड़ा है। फिर इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा था। तो किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा था, तो ये बलि के ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बलि का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। तो किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था, तो ये कहा गया था पुर्तगाली इतिहासकार डोमिनिक पेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ था। तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन संयुक्त आक्रमण के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्य के संघ के द्वारा 1565 में किए गए संयुक्त आक्रमण से हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि विजयनगर के भाग्यावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं। तो ये कैसा है, जन शून्य के बीच। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, जन शून्य के बीच। विजयनगर के भाग्यावशेष की दृश्यावली जन शून्य के बीच फैली हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो विलक्षण नेत्रों वाला। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट होगा, विलक्षण नेत्रों वाला। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द है विलक्षण नेत्रों वाला होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। तो काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा ये कैसा अलंकार है, तो ये यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, ये यमक अलंकार है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि जब किसी पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है तब वहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है जहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, जिसमें से पहली घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो कोई में इसका क्या होगा, तो संबंध बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। इसमें कहा जा रहा है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें क्या होगा, कोई शब्द संबंध बोधक अव्यय होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो मैंने गांव जाना है, तो मैंने गांव जाना है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कि मुझे गांव जाना है, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि मुझे गांव जाना है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मुझे गांव जाना है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, तो वर्ण कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोहा मानना का अर्थ मुहावरा क्या होगा, तो लोहा मानना का मुहावरा होता है प्रभाव करना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, प्रभाव करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है। तो रसों का राजा किस रस को माना जाता है, तो ये श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसों का राजा। रस का अस्थायी भाव रीति होता है, रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो रीति होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो इसमें वाक्य क्या दिया गया है कि आप इस किताब को
पढ़े हैं, तो आप इस किताब को पढ़े हैं, इसमें कर्मवाच्य क्या होगा? तो आप इस किताब को पढ़े हैं, तो इसमें कर्मवाच्य को बताना है। तो इसमें कौन सा कर्मवाच्य होगा? तो इसमें होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है, कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चंद्रशेखर का क्या होगा? तो चंद्रशेखर का होता है चंद्र है शिखर पर जिसके, उसे क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा है। एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? तो हतोत्साही, हतोत्साही कहते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया है उसे हतोत्साही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए गए हैं। तो जो उत्साह से भरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उत्साही कहा जाता है। जो उद्यम करता हो उसे उद्यमी कहा जाता है। जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। तो जलज का क्या होगा? तो जलज का मतलब होता है मछली। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जलज मछली। जलज के अनेकार्थी शब्दों में से एक मछली है। जलज के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हैं? जैसे कमल है, मछली है, मोती है, सिवार है, शंख है और चंद्रमा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नवत वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बनाता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसमें क्या होगा? तो बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने लगे। तो बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने लगे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला वाक्य बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने लगे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी लक्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य गृह कार्य करके पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे गृह कार्य की समाप्ति के बाद खेलने की क्रिया का बोध होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो इसमें उचित कारक को पहचानना है। तो इसमें दिया गया है कि हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें संबोधन कारक होता है। हे प्रभु में संबोधन कारक है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें संबोधन कारक होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो पतन का क्या होगा? तो इसमें पतन को बताना है। पतन का क्या होगा? इसमें पतन का होता है गिरना। पतन का मतलब होता है गिरना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। पतन का मतलब होता है गिरना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है कि पतन का समानार्थी शब्द गिरना होता है पत्ता। पत्ता मतलब पर्ण, पल्लव, पात। पुत्र का होता है बेटा, तनया, औरस। घर का होता है गेह, निकेतन, सदन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। तो नाश, नाश का
सही अर्थ वाला है कौन सा है, तो नाश का मतलब होता है तबाही। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। नाश का समानार्थी शब्द तबाही होता है अथवा या बर्बादी होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो उपसर्ग शब्द के डैश में लगा है, उपसर्ग में क्या लगा है, तो आरंभ है। आरंभ ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें आरंभ में उपसर्ग लगा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प के दिए गए जिनमें से एक शब्द के दिए गए शब्द का सही तद्भव स्वरूप कौन सा है। तो कपोत का क्या होगा, तो कपोत का मतलब होता है कबूतर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। कपोत का मतलब होता है कबूतर। फिर इसमें कुछ तद्भव तत्सम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो गाल, गाल का कपोल होता है, काम का कर्म होता है, काज का कार्य होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो उस विकल्प का चयन करना है कि जो प्रत्यय से नहीं बना है। दिए गए विकल्पों में से बखूबी में प्रत्यय का नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बखूबी। अपितु ब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शब्दों के क्रमशः आहट, नी, आस प्रत्यय से जुड़े हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन लास होता है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन लास होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो संयोग का विलोम क्या होगा, तो संयोग का विलोम वियोग होता है। संयोग का विलोम वियोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। संयोग का विलोम वियोग होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं। तो मिलन का विलोम क्या होगा, विरह होता है। दुरुपयोग का विलोम सदुपयोग होता है। अवशेष का विलोम नवनिर्मित या पूर्ण होता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक देखा है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो सही समास वाला विकल्प को पहचानना है। तो दिया गया है मुद्रा, मुद्रा दिया गया है इसमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा चक्रधर होगा। तो मुद्रा जो इसमें राइट आंसर होगा चक्रधर होगा, चक्रधर। जो कि उस समय ये क्वेश्चन को आयोग के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में दिया गया है कि चक्रधर शब्द न दिए जाने के कारण बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। चक्रधर के लिए साम्यक समास विग्रह चक्र धारण किया है, जिसने अर्थात इस समास विग्रह में एक अन्य अर्थ निकल रहा है, विष्णु। अतः इस सम्यक समास विग्रह में बहुब्रीय समास होगा। बहुब्रीय समास में कोई भी पद प्रधान न होकर के अन्य पद यानी कि तीसरे पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, लंबोदर, चतुर्भुज, ये तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि शब्द या वाक्य के सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो रात में घूमने वाला, तो रात को घूमने वाले को क्या कहते हैं, तो निशाचर कहा जाता है। रात को घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, निशाचर। रात को घूमने वाले को क्या कहते हैं, तो निशाचर कहते हैं। इसमें दिया गया है कि रात में घूमने वाले के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द निशाचर है। शेष
उपयुक्त वाक्यांशों का निम्नवत है। तप करने वालों को क्या कहते हैं? तो तपस्वी कहते हैं। तपस्वी को तप करने वाला कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे क्या कहा जाता है? तो अचर कहा जाता है। भ्रमण करने योग्य तो क्या कहते हैं? भ्रमणीय कहते हैं। भ्रमण करने योग्य को भ्रमणीय कहते हैं। ये जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक शब्द दिए गए हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है उस शब्द को चुनिए। तो इसमें मुद्रा, मुद्रा का क्या अर्थ होगा? तो मुद्रा का अर्थ होता है रूप। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। मुद्रा का अर्थ होता है रूप। इसमें दिया गया है कि मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति आते हैं। भाग के अंतर्गत अनेक शब्द जो कि भाग्य, हिस्सा या विभाजन आता है। तो भाग के अंतर्गत क्या आता है? तो भाग्य आता है, हिस्सा आता है, विभाजन आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो सही कर्ता कारक को पहचाना है। तो रोहन ने हॉकी खेली। तो रोहन ने हॉकी खेली। तो इसमें सही कर्ता कारक क्या होगा? तो इसमें सही होगा ने, कर्ता ने। ऑप्शन इसका बी वाला राइट होगा। तो इसमें क्या होगा? कारक ने होगा। तो मोहन ने हॉकी खेली। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ने होगा इसमें कर्ता। इसमें दिया गया है कि रोहन ने हॉकी खेली। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने से जुड़ा हुआ है। हॉकी ये जो कि संज्ञा है, खेली ये क्रिया है। हॉकी संज्ञा है और खेली क्रिया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए विकल्प को पहचानना है। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो इसमें बताना है कि कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो जो कार्य करे, जो कार्य करे उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। जो कार्य करे उसे कर्ता कहा जाता है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कर्ता का अर्थ है जो कार्य करे। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं भेद। कारक दिया गया है और विभक्ति दिया गया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, जिसे हम लोग सह के अर्थ में भी जानते हैं, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, आपादान का मतलब होता है अलगाव। आपादान का मतलब होता है अपादान से अलगाव के अर्थ में आता है। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओह अजी इत्यादि ये सभी आते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो आज वर्षा होगी। तो आज वर्षा होगी इसमें कौन सा काल होगा? तो ये सामान्य भविष्य काल है। तो ये सामान्य भविष्य काल है कि आज वर्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। सामान्य भविष्य काल है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि सामान्य भविष्य प्रयुक्त है जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार आने वाले समय में होना सूचक हो उसे सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आज वर्षा होगी, तो होगी ये जो कि भविष्य का है। कल मैं हरिद्वार जाऊंगा, जाऊंगा ये भी भविष्य का है। फिर उसके बाद आता है सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हवा चलती है, बच्चा रोता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है संभव वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है?
तो क्रिया के जिस रूप से संभावित कार्य होने सूचित हो या इसके अंतर्गत आने वाले संभावना हो उसे संभव या वर्तमान काल कहते हैं। वह आया हो, उसने खाया हो, तो यह क्या है, तो संभावना होती है। जैसे संभावना व्यक्त किया जा रहा है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण को पहचानना है। तो इसमें दिया गया है कि सीता वाणी वीणा बजा रही है। तो सीता वीणा बजा रही है, जो कि ये सही सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सीता वीणा बजा रही है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, तो जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सकर्मक कहा जाता है। अतः शेष अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है। नौकर पानी भरता है, ये क्या है, सकर्मक है। फिर उसके बाद वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, तो सकर्मक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो सामग्री का सही पुल्लिंग क्या होगा, तो सामग्री का सही पुल्लिंग होगा सम्राट। सामग्री का सही पुल्लिंग क्या होगा, तो सम्राट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द सम्राट होता है और शेष इसमें क्या है, तो शेष इसमें स्त्रीलिंग है। तो आइए जानते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो रानी होता है। महाराजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, महारानी होता है। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बेगम होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो दिया गया है वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं। तो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है, तो व्यंजन कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विश्लेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें शक्ति का क्या होगा, तो इसका भी बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को भी निरस्त कर दिया गया था। आप देख सकते हैं ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको भी निरस्त कर दिया गया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो हलंत का उपयोग किया जाता है। हलंत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, हलंत। इसमें दिया गया है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे च प्लस अ मिलकर के क्या बनता है, तो च बनता है, ये व्यंजन है। हलंत का मतलब होता है जैसे इस पे लिख करके ये जो लगाया जाता है इसी को हलंत कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो ये जो दिया है कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई का इसमें सर्वनाम क्या होगा, इसको आपको पहचानना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो कोई ये जो कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है।
तो यहाँ दिया गया है कि रेखांकित अंश के आधार पर यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे क्या कहते हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कुछ दे दिया जाए, तो कुछ दे दिया जाए तो इसका मतलब है कुछ में क्या दे दिया जाए कि कोई निश्चित नहीं है, तो कुछ दे दिया जाए तो कोई निश्चित नहीं है। फिर उसके बाद आता है कोई आपसे मिलने आया है, तो ये भी निश्चित नहीं है कि कौन मिलने आया है, तो कोई दिया गया है। कुछ तो कहो, कुछ मतलब क्या कहें, तो कुछ तो कहो, इसमें कुछ का मतलब होता है कि कोई निश्चित नहीं है क्या कहना है उनको, तो इसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, प्रिय प्रवास है। इसमें कहा जा रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और रचनाकार के नाम दिए गए हैं, उनको जानते हैं। तो झरना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। प्रेम प्रलाप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अंधा युग ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणुका द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो फणीश्वरनाथ रेणुका के द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो मैला आंचल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। मैला आंचल ये जो कि फणीश्वरनाथ रेणुका के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और रचनाकार के नाम दिए गए हैं। तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन के रचनाकार हैं। मृगनयनी ये वृंदावनलाल वर्मा है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है? तो जो कि इसमें भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसमें भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। तो वैदेही वनवास ये जो कि मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। फिर उसके बाद अपितु अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि हरिऔध प्रबंध वाक्य ये राग गोविंद गीत गोविंद की टीका राग सोरठा के पद मीराबाई के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। गीत गोविंद की रचना अजय देव ने की है। तो इसको भी पुलिस भर्ती के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, आप देख सकते हैं। ये 2019 का पेपर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये था हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अतः इनकी रचनाएं समर्पण युगचरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसमें सही प्रश्न का आंसर बताना है। तो आइए गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। तो गद्यांश में क्या कहा जा रहा है? पारखी डॉक्टर बोगल ने, तो इसमें कहा जा रहा है कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूरी है जो सैलानियों के मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहाँ मंदिर
में उठती स्वर लहरियाँ परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्ती, रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवाओं के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेला है और चंबा के लोग अमलमस्त फक्कड़ तबीयत के चंबा के की पहाड़ियों को जो ही हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुले चले जाते हैं। प्राकृतिक अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बघेल ने इसे अचंभा कहा होगा। चंबा का यह सौभाग्य रहा होगा कि उसने एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की कलाएं, लोक कलाएं कली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली हैं। इन कलाप्रिय नरेशों में राजश्री सिंह 1844, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूरी सिंह 1904 के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो तो या भित्ति चित्रकला हो या मूर्ति कला हो या काष्ठा कला, जितना प्रोत्साहन इसने चंबा से मिला शायद ही अन्य कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखने तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसे ही लगती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें दिया गया है, ये अभी हम लोग जो गद्यांश पढ़े हैं तो इसी का आंसर आपको ढूंढ के बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो कैसा मेल है, तो ये मन को हरने वाला मेल है, मन को हरने वाला मेल है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। दिया गया है चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का मनोहर यानी कि मन को हरने वाला मेल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि डॉक्टर बघेल ने चंबा को अचंभा कब कहा। तो ये कहे थे अनुभव के बाद कहे थे चंबा को अचंभा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। डॉक्टर बघेल ने चंबा के सौंदर्य में आत्मसात करने के बाद चंबा कहा, अतः विकल्प सही न होने के कारण पुलिस भर्ती इस प्रश्न को भी निरस्त कर दिया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है। तो चंबा को सौभाग्यशाली राजा के कारण कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। चंबा को उसके योग्य तथा गुड़ी राजतंत्र के कारण सौभाग्यशाली कहा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि चंबा किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है। तो ये कलम की शैली के द्वारा अपनी पहचान बनाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो इसमें क्या होगा, तो मंत्र मुग्ध होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, मंत्र मुग्ध होगा। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो भिखारिनी को देखकर पट देत बार बार, तो भिखारिनी को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, इसमें श्लेष अलंकार होगा। इसमें दिया गया है कि पद्यांश भिखारिनी को देख पट देत बार बार में संभग श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत संभग श्लेष में शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं। तो सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो लेकिन में कौन सा होगा, तो सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह
अच्छा बना। तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप से का सबसे अच्छा विकल्प है। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो इसमें बताना है कौन सा इसका विकल्प सबसे अच्छा है या सबसे सही है। तो ये होगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसमें राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सममात्रिक छंद कहा जाता है। इसमें दिया गया है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ प्रथम और तृतीय चरणों एवं द्वितीय व चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता होती है वहाँ अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जहाँ चरणों के वर्णों में संख्या और मात्राओं में असमानता होती है वहाँ विषम मात्रिक छंद उपयुक्त होता है। जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। जो कि ये यूपी पुलिस 2019 का पेपर है, आने वाले री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प होगा। तो घाट घाट का पानी का मुहावरा क्या होगा, तो बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी का मुहावरा होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बहुत अनुभवी होना। इसमें दिया गया है कि घाट घाट का पानी मुहावरे का सटीक अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी होना। प्यास बुझाने का अर्थ होता है कि इच्छा पूरी करना। खुशी मनाने का अर्थ होता है कि बहुत प्रसन्न होना। लज्जित होने का अर्थ होता है कि किसी काम में असफल होना। ये जो कि कुछ मुहावरे थे महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किसी भाव की उपस्थिति रहती है। तो वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है, तो करुण भाव की। जहाँ शोक रहता है वहाँ करुण भाव की उपस्थिति रहती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो राधा स्कूटी चला रही है, तो भाववाच्य इसमें क्या होगा, तो राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका भाववाच्य क्या होगा इसको बताना है। तो इसमें होगा कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है। तो उदाहरण चिन्ह का है तो पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, तो पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना ये जो कि चिन्ह का है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि इसका भी सही नहीं है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है। तो शरीर का क्या अर्थ होगा, कलेवर। शरीर का क्या होता है, तो कलेवर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि कुछ शब्द और कुछ अर्थ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। विटप, विटप मतलब वृक्ष होता है। पद, पद मतलब सरस्वती। महिला मतलब स्त्री होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प का है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं, तो उपसर्ग ही और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है डैश होते हैं, तो किसका होता है। आइए जानते हैं किसका होगा। तो इसका भी आंसर सही नहीं है ऑप्शन में। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं।
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द सही नहीं है। शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या क्रमशः आगे या पीछे जुड़कर नए सार्थक अंक का निर्माण करते हैं। तो इसका भी बोर्ड परीक्षा के द्वारा निरस्त कर दिया गया था इस क्वेश्चन को भी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसमें कौन सा है कि जो प्रत्यय से नहीं बना है? तो परिचय ये जो कि प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि परिचय ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दयामय में क्रमशः आ, नी तथा मैं प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मच्छिका का तद्भव क्या होगा? तो मच्छिका का तद्भव होता है मक्खी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। मच्छिका का तद्भव होता है मक्खी होता है। आइए कुछ तद्भव तत्सम दिए गए हैं। तो मोर का तत्सम क्या होगा? मयूर। भौरा का तत्सम क्या होगा? भ्रमण। मेढक का तत्सम क्या होगा? मांडूक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत वाला विकल्प चुनिए। तो सन्यासी का क्या होगा? तो सन्यासी का गृहस्थ होता है। सन्यासी का गृहस्थ होता है। इसमें विलोम बताना था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। सन्यासी का विलोम क्या होता है? तो गृहस्थ होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बैरागी, बैरागी का क्या होगा? तो अनुरागी होता है। शिष्ट का क्या होता है? अवशिष्ट होता है। सुलभ का क्या होता है? तो दुर्लभ होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो नारिच्छा, नारिच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नारी धन इच्छा होता है। नारिच्छा का संधि विच्छेद नारी धन इच्छा होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट होगा। इसमें दिया गया है कि नारिच्छा का साम्यक संधि विच्छेद नारी धन इच्छा है। यह दीर्घ स्वर संधि है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत, नियत का क्या होगा? निश्चित। नियत का मतलब होता है निश्चित। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। नियत का होता है निश्चित। इसमें दिया गया है कि नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित है। फिर उसके बाद आता है वाले हैं सामान्य ज्ञान में। पहला क्वेश्चन है द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पिक्नोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पिक्नोमीटर। आइए कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु का वेग मापा जाता है। यूडियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। वेवमीटर से मृदा के आंतरिक गुणों का मापन होता है। पिग्नोमीटर से पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है। तो पिग्नोमीटर से पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व मापा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लखनऊ में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये 1996 ईस्वी में डॉक्टर UN राव के द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है।
इसमें दिया गया है कि प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था, जो कि ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में था। अब वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय अब वर्तमान में कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में है, अब प्रयागराज में नहीं रह गया है, तो लखनऊ में है। इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये 2000 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी क्षेत्र को काट करके बनाया गया। भारत का 27वां राज्य, इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धामों में सबसे प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं, तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है। फिर इसके बाद आता है कि वर्ष 2000 से लेकर के 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, बरसाना होली। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, तो क्या खेला जाता है, तो डंडे खेले जाते हैं। बरसाना होली में डंडे खेले जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ की जो लठमार होली है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना यानी कि मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपाली मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपाली मेला ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसमें दिया गया है कि कंपाली मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपाली नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कंपाली हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। कंपाली में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है, जहां भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा जा रहा है कि डैश करके दिया है कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ है। तो भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, तो कौन है, तो ये पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज ये कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और शास्त्रीय नृत्य को दिया गया है। नृत्य में दिया गया है कि सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम, जो कि ये ओडिसी में है, ओडिसी भरतनाट्यम ओडिसी। मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित है, ये जो कि इम्पोर्टेंट है, ये कथक से संबंधित है। उदय शंकर जो कि आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता हैं। उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता कौन है, उदय शंकर हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा यूपी विभाग पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, तो इसमें भाषा परीक्षण ये जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। जबकि शारीरिक परीक्षण है, शैक्षिक योग्यता भी है और आयु पात्रता भी है। भाषा परीक्षण इसमें नहीं है। इसमें दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा, आयु पात्र जांच तथा लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश
विभाग के चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण है, जबकि अलग से भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही समाहित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दास मेघ घाट पर किए जाने वाले दास मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी? तो ये किस देवता के द्वारा किया गया था? तो ये भगवान ब्रह्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें दिया, इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। दाश्वमेघ घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। दाश्वमेघ का शाब्दिक अर्थ होता है कि 10 घोड़ों का बलि, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दाश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें से 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, इसको बताना है। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, इसको बताना है। इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए है कि अशोक चक्र, ऑप्शन बी है परमवीर चक्र, ऑप्शन सी है कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी है वीर चक्र। तो इसमें परमवीर चक्र आएगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है, इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत में बहादुरी के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत 1947 ईस्वी में हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेश सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया है। भारतीय वीरता पुरस्कार की रैंकिंग को घटते क्रम में कौन कौन से है? तो सबसे पहले परमवीर चक्र आएगा, फिर उसके बाद अशोक चक्र आएगा, फिर उसके बाद कीर्ति चक्र आएगा, फिर उसके बाद शौर्य चक्र आएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई है। तो एक किताब है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो माई पैसेज ऑफ इंडिया ये लिखा गया है इस्माइल मार्चेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इस्माइल मार्चेंट के द्वारा यह लिखा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मार्चेंट द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुली द विलेज, अक्रॉस द बैक वाटर्स एंड एडवर्ड्स मार्ग फार्सर एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 1972 में 5 जून से 16 जून तक चलने संयुक्त राष्ट्र महासभा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। अन्य दिवसों में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया था?
तो ये सर फ्रैंक विटली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सर फ्रैंक विटली। ये जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटली ने 1907 में किया था। यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। लुइस एडवंस वाटरमैन ने फाउंडेशन पेन का आविष्कार किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है। तो क्योरा जो कि ये एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। जबकि ट्विटर, फेसबुक और वीवो ये तीनों हैं। इसमें दिया गया है कि ट्विटर, फेसबुक, वीवो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन क्योरो एक अमेरिकी वेबसाइट है जो लोगों के किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। खास करके इसकी थ्योरी को आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है कि वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्य अवरोही क्रम में दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद उड़ीसा में है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि डैश करके दिया गया है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो यूरो है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। विभिन्न देशों एवं उसकी मुद्राओं दिया गया है। आइए देखते हैं, ये मुद्रा दिया गया है और देश दिया गया है। तो डॉलर कहाँ कहाँ पे चलता है, तो डॉलर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, कनाडा में चलता है, जिम्बाब्वे में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान। यहाँ इतने देशों में क्या चलता है, तो डॉलर चलता है। फिर उसके बाद आता है रियाल। रियाल कितने देशों में चलता है, तो रियाल ये कतर में, यमन, सऊदी अरब, ओमान और ईरान इतने देशों में रियाल चलता है। फिर पाउंड या पाउंड ये जो कि सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड, ब्रिटेन, मिस्र, सूडान, सीरिया यहाँ क्या चलता है, तो पाउंड चलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, तो रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, रेड क्लिफ रेखा है। इसमें दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेड क्लिफ के द्वारा तय की जाती है, जो कि 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु खींची गई थी। फिर उसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण देश हैं और उसके सीमा रेखा हैं, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है। जर्मनी तथा फ्रांस के साथ कौन सी रेखा है, तो मैग्नीनाट रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच कौन सा रेखा है, तो 49वीं समानांतर रेखा है, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, प्योंगयांग
किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग। ये किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। फिर उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण देश और उसकी राजधानी दिए गए हैं, उसको हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआला लालपुर है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य कौन सा नहीं है? तो अटलांटा। अटलांटा ये जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियान आदि जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में कहाँ पे आबादी निवास करती है? तो न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वे दूसरी भाषा महल बोलते हैं। महल महल बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका बी, महल, ये जो कि दूसरी भाषा है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी करावती है। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल या मल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव द्वीप समूह के लोग ही करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो कौन थे? राजा राम। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, राजा राम थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में तथा इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी के 2 बेटे थे, 6 बेटियां थी। बड़ा बेटा संभाजी महाराज थे जो दूसरे छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी थे तथा सबसे छोटे बेटे राजा राम थे जो तीसरे छत्रपति थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कि डैश करके दिया गया है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो घुमूर घुमुरा घुमरा जो कि ये उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। घुमरा उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकी पुलिकली ये केरल राज्य की एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है जो वहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के अवसर पर ये किया जाता है। फिर उसके बाद राउत नाच ये जो कि छत्तीसगढ़ में यादव समुदाय के दीपावली त्यौहार को अवसर पर आयोजित की जाने वाली पारंपरिक नृत्य है। फिर डालू कुनीता ये कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हलुमतस्त भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितने तक कर दिया गया था? तो कितने किया गया था? तो 5 लाख। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली के संसद में पेश किया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख प्रति माह कर दिया गया। और ये जो कि वर्तमान में भी है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1,10,000 से बढ़ा करके 4 लाख प्रति माह कर दिया गया। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति
राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश करके और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो किसके बाद है? तो फिलीपींस के बाद है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, फिलीपींस के बाद है। पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा देश को घटते क्रम कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पे उगाया जाता है? तो ये इंडोनेशिया में, फिर उसके बाद फिलीपींस पे, फिर तीसरे नंबर पे भारत आता है, फिर चौथे पे ब्राज़ील और पाँचवें पे श्रीलंका आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें और दिया गया है, भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु में है। तो सबसे ज़्यादा नारियल किस राज्य में उत्पादन किया जाता है भारत में? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद केरल है, फिर उसके बाद कर्नाटक है और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से डैश महिलाएं शामिल थी। तो कितनी महिलाएं शामिल थी? तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं थी। दिया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा ने इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें पहले 15 महिला सदस्य भी थी। सब ने मिलकर हस्ताक्षर लिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा किया गया था? तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना ये राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, आसफ उल्ला खां। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। इसमें दिया गया है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट का ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के जिले काकोरी रेलवे स्टेशन पर, जो कि ये काकोरी रेलवे स्टेशन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर एक ट्रेन थे, वहाँ पे हुई थी। इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहाड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्ला खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि बगरू बगरू डैश में हाथ में छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। राजस्थान में बगरू है, जो ये हाथ की छपाई एक प्रसिद्ध केंद्र स्थल है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंट के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डैश कितना प्रतिशत था? तो ये 4% था, 4% था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 4% था। इसमें दिया गया है CRR नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। CRR की दर बढ़ने पर वाणिज्यिक बैंकों के पास साख सृजन के लिए कम पूंजी शेष रहती है। प्रश्नकाल के यह दर 4%, वर्तमान में CRR 3% है। वर्तमान में कितना है? तो 3% है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश के द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो हवा महल बनवाया गया है
सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल को बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सवाई प्रताप सिंह। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। यह लाल और बलुआ पत्थरों के द्वारा बनवाया गया था, जो राजपूताना कलाकृति और अद्भुत नमूना है। इसकी डिजाइन को उस्ताद लालचंद के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये किस देश के थे? तो ये पुर्तगाल के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पुर्तगाल के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि ये पुर्तगाल के 1995 से 2002 तक के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों संगठन के सदस्य भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इक्याना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? एक T20 मैच था। तो इक्याना स्टेडियम में भारत और किस देश के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था? तो ये वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया था। इसमें दिया गया है कि इक्याना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता 50,000 दर्शकों की। इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। इसके बाद यहाँ खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वेस्टइंडीज और भारत के बीच T20 मैच था। नवंबर 2018 में यही इस स्टेडियम का पूर्व नाम प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। यह स्टेडियम अब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, कि वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था चीन के द्वारा। चीन के द्वारा वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में हांगझू जो कि चीन में है। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता पालेमबंग शहर में हो चुका है। इसमें कुल 45 देशों ने भाग लिया था। पहला स्थान चीन का था, जो कि 289 पदकों के साथ। भारत जो कि 69 पदकों के साथ अंक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने जीता था। 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के नागोया नगर में होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो उस समय कौन थे? तो उस समय जनरल बिपिन रावत थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, जनरल बिपिन रावत थे। इसमें दिया गया है कि प्रश्नकाल के समय जनरल बिपिन रावत थे। SCOA वर्तमान में कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जो कि इस पद पर कार्य हैं। अब ये भी हट गए हैं। अब वर्तमान में कौन है? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सिंगापुर। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन 11 से 15 नवंबर के मध्य सिंगापुर में हुआ था। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें कुल 10 सदस्य हैं। 32वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था, जो कि आसियान के देश का सम्मेलन अर्धवार्षिक होता है। वर्ष 2019 का 34वां शिखर सम्मेलन जो कि ये थाईलैंड में हो चुका है। 35वां सम्मेलन ये थाईलैंड में ही हुआ था। 38वां शिखर सम्मेलन ये 2021 अक्टूबर में ब्रुनई में प्रस्तावित हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है?
तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि इंसुलिन पैदा करता है? तो ये है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अग्नाशय है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है। यह मानव शरीर में रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा तत्व है? तो ये ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, ब्रोमीन है। इसमें दिया गया है कि ब्रोमीन एक आधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी पारा जो कि ये रासायनिक चिन्ह Hg है, परमाणु क्रमांक इसका 80 है, एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाता है। इसे केरोसिन में डूब कर रखा जाता है। हीलियम एक अक्रिय जहरीली गैस है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु के नाभिकीय केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहर आवरण की दूसरी है, जो कि इसमें प्रश्न में पूछा गया सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी थी? तो क्लोरीन की थी। इसमें दिया गया सबसे छोटी क्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद ब्रोमीन की होती है, फिर सोडियम की होती है, फिर उसके बाद कैल्शियम की होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, CH3 COO CH2 CH3 डैश डैश का सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है? एथेनोट का, एथिल एथेनोट का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक बर्जलियस के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व व संकेत दिए गए हैं। प्रोपोनोइक अम्ल जो कि CH2, इसका विस्तार क्या होगा? तो CHCOOH। एथिलीन एथिल इथेनोट CH3COO CH2 CH3। फिर आता है ब्यूटानोइक अम्ल, ये जो कि CH3 CH2 CH2 COOH। फिर इसके बाद मेथेनोइक अम्ल CHOOH। फिर उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का जो कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसको हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसमें पहला है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, तो किसके बराबर होती है? तो 455 से लेकर के 390 nm तक होती है, नैनोमीटर तक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। किसी मध्य के कण के द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 455 से लेकर के 390 नैनोमीटर तक होती है, जो कि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ये जो कि इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो बैगनी की होती है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल की होती है। यहाँ का इसका मतलब ये है कि बैगनी दूर से नहीं दिखाई देता है और लाल रंग जो होता है वह बहुत दूर तक दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि मक्खन डैश का उदाहरण है। तो मक्खन डैश का उदाहरण है, तो ये पायस का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पायस का है। इसमें दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण पायस कहलाता है। पायस के उदाहरण मक्खन और
मार्जरीन, दूध और क्रीम आदि आते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों इसमें, ये जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है 2019 का। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो किस में नहीं होंगे? एप्सम साल्ट में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, एप्सम साल्ट में नहीं होगा। इसमें दिया गया है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीन जल कहते हैं। एप्सम साल्ट में क्रिस्टलीन जल के 10 अणु नहीं होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का एक अकार्बनिक नामक है। इसे हेप्टेटाइडेट सल्फेट खनिज एप्सोमाइट MgSO4 7H2O के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग एप्सम नामक कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दोस्तों कि सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सर विलियम मुइयर के द्वारा। सर विलियम मुइयर के द्वारा, जो कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसकी स्थापना 1887 में सर विलियम मुइर के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि ये सुचेता कृपलानी थी। फिर इसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि सन 1960 से लेकर 63 तक सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, समुदाय विकास और उद्योग मंत्री थी। अक्टूबर 1963 में वे भारत राज्य के उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इनके बाद सन 1995 में उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ उस समय चुने गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मूल नाम इनका क्या है? अजय सिंह विशिष्ट है। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता और सांसद भी थे। वर्ष 2017 में ये उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस है। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रेन है। राजकीय भाषा हिंदी एवं दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष अशोक है एवं राजकीय पुष्प पलाश एवं टेसु है। और राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय मछली मोई या चीतल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 से 50 के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सन 1950 में नए संविधान को लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इसको संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, आगरा में किया जाता है। भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। यह मेला हर वर्ष अगस्त व सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे कैलाश मंदिर पर लगता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर, ये जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा।
इसमें दिया गया है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकलती है। यह नहर का निर्माण कार्य सन 1920 से प्रारंभ हुआ, 1928 तक पूरा हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। तो कुल लंबाई कितनी है? तो 12,368 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था, जो कि ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इसमें दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया तो यह प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से पानी, जंगल, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटी, चार धाम चार धाम चार धाम में कौन कौन से हैं? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार ये जो कि पवित्र हिंदू मंदिर हैं। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि वर्तमान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि सन 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो किसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। भौतिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि भारत रत्न सीवी रमन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक महान भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उनके शोध की जब लाइट किसी पदार्थ पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब डिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ कुछ बदल जाती है। इस प्रक्रिया को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है तथा उन्होंने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को किया था। इस खोज के लिए उन्हें सन 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह किया गया है? तो कौन सी किताब है? तो उस किताब का नाम है विस्टली टेल्स। विस्टली टेल्स है, विस्टली टेल्स। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विस्टली टेल्स। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई विस्टली टेल्स किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं के महत्वपूर्ण संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। आखिरी कविता क्या है? तो 1 नवंबर 1984, ये जो कि इनकी आखिरी कविता है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन की कविता 1 नवंबर 1984 है, जो इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित थी। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलयन, यामिनी, प्रयण पत्रिका, निशा नियंत्रण, दो चट्टानें आदि जो कि इनकी प्रमुख कृतियां थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताना है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्ल्स लैड स्टीनर के द्वारा किया गया था। कार्ल्स लैड स्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल्स लैड स्टीनर ने की थी। ऑस्ट्रिया के जीव विज्ञानी एवं चिकित्सक थे। इनको सन 1930 ईस्वी में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि डैश करके दिया गया है कि एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2017 में ईरान के परमाणु क्रमांक पर आक्रमण किया था। तो ये कौन से थे? स्टॉक सनेट थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, स्टॉक सनेट। स्टॉक सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद किस जल संधि को कहा जाता है? तो ये कौन सी जल संधि है? तो पाक जल डमरू मध्य जल संधि है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पाक जल डमरू मध्य संधि है। पाक जल डमरू मध्य भारत और तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है।
यह एक महत्वपूर्ण जलसंधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर पाक की खाड़ी और दक्षिण में पश्चिम मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है तथा इसमें कई नदियां विसर्जित होती हैं, जिसमें तमिलनाडु की वैगई नदी जो कि ये प्रमुख है। फिर उसके बाद आता है ये जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट है। सॉरी, प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो ये कौन सी राज्य है? तो अलास्का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अलास्का है। इसमें दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। अलास्का उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित है। अमेरिका के 50 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अलास्का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि विश्व में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो भारत में है, फिर उसके बाद चीन में है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में है, फिर इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील में है। तो सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में जनसंख्या कहाँ पे है? तो भारत में है। दूसरे नंबर पे अब चीन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? तो संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो मस्कट ये जो कि संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। ओमान की राजधानी मस्कट है। तो मस्कट क्या है? तो मस्कट ये जो कि ओमान की राजधानी है। यह ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात देश का हिस्सा नहीं है, जबकि अबू धाबी, शारजाह, दुबई संयुक्त अरब अमीरात की हिस्सा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है। बहरीन की राजधानी क्या है? तो मनामा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। बहरीन की राजधानी मनामा है। तुर्की की राजधानी अंकारा, कतर की राजधानी दोह, लेबनान की राजधानी बेरूत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार जो कि ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर मीरा कुमार हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला ये जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह ये जो कि सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। इसमें दिया गया है, ये इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के विरोध में भारतीयों के द्वारा जिस एक सर्वाधिक सशक्त विद्रोह का जन्म दिया गया वह 1857 का विद्रोह था। यह मेरठ से शुरू हुआ था और कानपुर, झांसी, आगरा, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में, जबकि गुजरात, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ये बिहार नहीं होगा, तो मेरठ ही इसका राइट आंसर होगा। मेरठ में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह शुरू हुआ था 1857 का। तो ऑप्शन नंबर इसका कोई भी सही नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। भारतीय खाना अल्पाहार खांडवी गुजरात राज्य से संबंधित है, जो कि ये गुजराती खाना में खांडवी खास तौर पर लोकप्रिय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार के नाम बताएं जिसने पहली बार
30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया गया था? तो उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। हिंदी का पहला अखबार उदंड मार्तंड है, जिसे 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके संपादन जुगल किशोर शुक्ल हैं। तो इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति के में योगदान था? तो भारत की हरित क्रांति में योगदान था, कौन सी अच्छी गेहूं का उपज पैदा देने वाली बीज है? तो इसका है लेमर रोजो। लेमर रोजो, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। लायरा रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किसने किया था? तो ये किए थे बेगनेल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, नरसिंह राव। इसके बाद इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का श्रेय बी.एन. राव को जाता है, जिनका नाम बेगनेल राव है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें अन्य सदस्य कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जो कि इनके पूर्व कौन थे? तो बी.एल. मित्र थे। डी.पी. खोतान, डी.पी. खोतान से पहले बाद में थे, तो ये टी.टी. कृष्णाचारी थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। उम्मेद भवन पैलेस ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। यह एक महल है। यह विश्व के सबसे निजी महलों में से एक है। इस महल का नाम राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये किसका है? तो महाराष्ट्र का है। लावड़ी ये जो कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी भारतीय राज्य महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य तमाशा का ही अंग है। संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावड़ी बनाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये 2016 था। 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया था। इसमें दिया गया है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की शुरुआत सन 1924 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने की परंपरा के तौर पर जारी रखा गया था। वर्ष 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने का अंतिम वर्ष था। 2017 में पुनः एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है, कि सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1773 से लेकर के 1785 तक गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस गवर्नर जनरल कौन थे इसमें? तो ये थे वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, वारेन हेस्टिंग थे 1773 से लेकर के 1785 तक। उसके बाद इसमें दिया गया है इसमें कि भारत के गवर्नर जनरल 1858 से लेकर के 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था, जो कि ये 1773 से 85 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। वह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा।
ICRA एक भारतीय स्वतंत्र और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुड़गांव में शहर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो पर्यटन को अवैध सेटिनल द्वीप से अवैध बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पर्यटन देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक साधन है। सेटिलर द्वीप पर भारत सरकार ने पर्यटन को अवैध बना दिया गया है। सेटिलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो किसके में किया गया था? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा, सिक्किम में। सितंबर 2018 में भारतीय राज्य सिक्किम के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्र सेनानी सिख नेता थे। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे एक द्वीप पर स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, ये गुजरात नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है, जो कि 182 मीटर ऊंची है। यह सरदार सरोवर बांध के नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये परागकोश में उत्पादन होता है। परागकोश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। पुष्प के परागकोश में पराग का उत्पादन होता है। प्राकृतिक में किसी फूल के परागकण उसी फूल से अथवा किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल से आते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये कोकस होता है, कोकस। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, कोकस। कोकाई या कोकस प्रकार के एक जीवाणु या अंडाकार गोलाकार होते हैं, जैसे माइक्रोकोकस, स्टेफोकोकस, लैक्टिक्स, ये आदि आते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि ये भी 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसका एग्जाम क्या कब हुआ था? तो 27/1/2019 को हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, 27/1/2019 का। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।